हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा चल रही थी मौर्य साम्राज्य में, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिलहाल अभी हम जो है किस तरफ चल रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य जानने के अभिलेखीय स्रोत हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन डिस्कशन करने के पूर्व हम आप लोगों को इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर करें, और जिसने जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्या, अशोक के शिलालेखों पर हमने चर्चा किया हुआ था। तो लास्ट डे हमने जो है अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं उन पर हमने डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं वो 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। 8 जगहों से जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं, तो उनमें 14 बातें लिखी हैं प्रत्येक शिलालेख में। मैंने क्या बताया था कि एक इस तरीके का पत्थर उसने अशोक ने करवाया था, और इसी में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब ऐसे एक एक करके इसी शिलालेख पर जो है क्या लिखा हुआ है, उसने लेख खुदवाए थे, जो कि उनकी संख्या कितनी है, वो 14 है। तो चलिए एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि अगर हम पहले शिलालेख की बात करते हैं तो पहली बात कौन सी है। तो सबसे पहली बात उसने बोला है कि पशु हत्या को बंद किया जाए। ठीक है, पशु हत्या पर जो है उसने निषेध लगाया है। दूसरा क्या हमने बताया था कि उसने हॉस्पिटैलिटी की बात की है। हॉस्पिटैलिटी मतलब कि जो पशुओं से संबंधित चिकित्सा और मानवों से संबंधित चिकित्सा होती थी, तो वो उसने अपने दूसरे शिलालेख में बोला है। वहीं पर अगर बात आती है कि क्या उसने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के बारे के लोगों के लिए ही अकेले हॉस्पिटैलिटी की अरेंजमेंट किया हुआ था, तो ऐसा नहीं था। उसने हमने आपको कल बताया था कि जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनके लिए भी हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था किया हुआ था, कि उसने कोई भी भेद नहीं किया था कि चाहे अपने राज्य हो या पड़ोसी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, दोनों राज्यों के मिला करके जो भी उसके पड़ोसी राज्य थे उन लोगों के लिए भी जो है चिकित्सा की व्यवस्था किया हुआ था। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था कि तीसरे नंबर पर उसने धर्म महामातों की नियुक्ति किया था। ठीक है, धर्म से संबंधित जो कार्य कराते थे उनकी नियुक्ति किया था। चौथे नंबर पर क्या हमने बताया था कि चौथा शिलालेख क्या है। तो चौथा शिलालेख जो है अशोक का, तो उसमें युद्ध घोष की जगह धर्म घोष की बात की है, कि जहाँ पर अगर युद्ध हो रहा है और धर्म की बात कह करके अगर हम उस युद्ध को रोक सकते हैं तो उसके कई सारे फायदे रहेंगे। वो फायदे क्या रहेंगे कि उससे भारी नरसंहार, जो जन धन की हानि होने वाली है उसको रोका जा सकता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है मैंने आपसे कल डिस्कशन किया हुआ था। आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। ठीक है, इसके बाद में आता है 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर पर भी उसने धर्माधिकारियों की नियुक्ति किया था। उन धर्माधिकारियों को किस लिए नियुक्ति किया था, ताकि वो लोग जाकर के जनता के मध्य ये जाकर के पता कर सकें कि जिस धर्म को अशोक ने एक्सेप्ट किया है तो उस पर जो जनता है वो कितना इंटरेस्ट ले रही है, कितना रुचि ले रही है, इसके बारे में इसलिए उसने जो है धर्म महामातों की नियुक्ति किया था। ठीक है, इसके बाद में 6वें नंबर पर हमने बताया था आपको कि 6वें नंबर पर छठवीं जो बात थी, तो अशोक ने कहा है कि जनता की कल्याण में ही हमारा कल्याण है। मतलब कि जनता का जब कल्याण होगा तभी हमारा कल्याण हो सकता है, और जनता जब सुखी होगी तब हम सुखी होंगे। उसके कहने का मतलब था कि मैं कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मीन्स अशोक कहता है कि मैं कितना भी इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ, मैं चाहे रण युद्ध में हूँ या किसी सभा में हूँ या फिर रनिवास में हूँ, XYZ कहीं भी हूँ, हमें हर पल जनता की सूचना मिलनी चाहिए
कि जनता को किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तो नहीं है, इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी निसंकोच कोई अगर बात है जनता से संबंधित या जनता की समस्या से संबंधित, तो अगर कोई बात है तो तत्काल रूप से उससे उस बारे में बताया जा सके, ताकि जो आने वाली समस्या है वो टल सके। तो उसने इसके लिए बिल्कुल छूट दिया हुआ था। तो अगर बात करता है कि छठवां अभिलेख क्या था, तो छठवां अभिलेख अशोक का जो था तो वो क्या था कि जनता की सुख में राजा का सुख है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद में बात आती है 7वें नंबर की, कि 7वें अभिलेख में क्या कहा है। तो जो 7वें नंबर का अभिलेख है अशोक का और 12वें नंबर का अभिलेख है, इसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। 7वें नंबर के अभिलेख में मुख्य रूप से अशोक ने क्या कहा है कि सभी धर्म के लोग एक जगह रह सकते हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे कि हिंदुओं के लिए एक लिमिटेड एरिया कर दी गई कि यहाँ हिंदू रहेंगे और यहाँ मुसलमान रहेगा, ऐसा कोई उसके अंदर भेदभाव की भावना नहीं थी। तो अगर धार्मिक सहिष्णुता की बात आती है, तो अगर ऑप्शन में 12वां शिलालेख नहीं दिया हुआ है, 7वां दिया हुआ है, तो आप 7वें को टिक करेंगे। अगर 12वां दिया हुआ है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, 12वें को देंगे। ठीक है। इसके बाद में 8वें नंबर का जो शिलालेख था, तो 8वें नंबर पर अशोक ने कहा है क्या कहा है कि उसने जो भी धर्म यात्राएं की हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित यानी महात्मा बुद्ध से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थान थे, उनकी जो यात्रा की थी, जो अशोक ने जो है मुख्य रूप से 256 रातें यात्रा में अपनी व्यतीत की थी। तो उसके बारे में कौन सी बात किस नंबर पे बात कही गई है, तो 8वें शिलालेख में अशोक ने अपनी धर्म यात्राओं से संबंधित बातों को कहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद में 9वें नंबर पर क्या आता है, तो 9वें नंबर पर आता है कि महिलाओं से संबंधित, कि महिलाएं जो लोकाचार में, मतलब जैसे कि अब उनके समाज में जो भी लोक कीर्तन जो ये महिलाएं करती हैं, तो उन लोक कीर्तन को ना करके अगर धर्म से संबंधित कीर्तन, अगर कीर्तनों का गान करेंगे तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में जो 11वां शिलालेख है, तो 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि धर्मदान सबसे बड़ा दान है। धर्मदान, कैसे धर्मदान दिया जाए, जैसे कोई बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है उसको दान दिया जाए, तो सबसे बड़ा दान अशोक ने किसको माना है, धर्मदान को माना है। ठीक है। इसके बाद में 12वां हमने आपसे बताया कि इसमें जो है ये किससे संबंधित है, जो सांप्रदायिकता से संबंधित है। 12वें नंबर का शिलालेख, मतलब कि उसने सारे धर्मों को समान रूप से देखने के लिए बोला है कि कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी धर्म समान रूप से हैं, किसी भी धर्म में बुराई नहीं है। अगर अच्छाई खोजी जाए तो हर धर्मों में अच्छाई है। तो इसलिए उसका ये मानना है कि कोई भी किसी भी धर्म को एक ही नजरिए से देखें, एक ही दृष्टि से देखें, उसमें धर्म से संबंधित बातों को लेकर के ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने कल आप लोगों से डिस्कशन किया था, क्या जो अशोक के दीर्घ शिलालेख थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था, और आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हमने आपको बताया था कि अशोक के जो लेख हैं, अभिलेख हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर कट हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए, ताकि ये जो मैं अभी आपको ये जो पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आ सके आसानी से। तो हमने क्या बताया था कि अशोक ने अपने अभिलेखों को 2 भागों में बांटा था। एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभलेख। शिलालेखों को भी उसने 2 भागों में बांटा है, पहला दीर्घ शिलालेख और दूसरा क्या, लघु शिलालेख। वहीं पर अगर स्तंभलेख की बात आती है, स्तंभलेखों को भी उसने 2 भागों में बांटा था, वृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ठीक है। तो हमने जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं उनमें हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो है हम बात करने वाले हैं अशोक के लघु शिलालेख जो भी हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो लघु शिलालेख तो बहुत सारे थे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ
उन्हीं शिलालेखों के बारे में, लघु शिलालेखों के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना क्रिएट हो और आपको जो है आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तो अशोक के शिलालेख में सबसे पहला शिलालेख कौन सा आता है? तो ये आता है मास्की शिलालेख। कौन सा आता है? मास्की का शिलालेख। अगर बात करता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थापित है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो और इसको पढ़ा किसने है? तो 1915 में एक थे वीडेन महोदय। कौन थे? वीडेन महोदय थे, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में कि सबसे पहले किसने पढ़ा है, फिर इसके बाद में किसी ने गलत पढ़ा है, इसके बाद में जब गलत पढ़ा तो सही किसने पढ़ा, मैंने इसके बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा की हुई है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे कह रहे थे कि 1915 में वीडेन महोदय ने इस मास्की लघु शिलालेख को पढ़ा। किसने पढ़ा? वीडेन महोदय ने मास्की लघु शिलालेख को पढ़ा, जिसमें कि इसी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक दिया गया है। क्या दिया गया है? अशोक का नाम अशोक दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 4 शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक दिया गया है। बाकी जो अदर शिलालेख हैं तो किसी में अशोक को शाक्यमुनि कहा गया है, तो किसी लेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो किसी में देवानाम्प्री कहा गया है। वो समय के रहते आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ आप समझने की कोशिश करें। तो हमने क्या बताया है कि मुख्य रूप से 4 हमने शिलालेख बताए थे जहाँ पर अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया है। वो कौन कौन से हैं? गुर्जरा, मास्की और नेटूर और उदयगोलन। ये 4 शिलालेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो यही चीज दी गई है कि इस लघु शिलालेख में क्या है? ये मास्की, नेटूर, उदयगोलन और गुर्जरा, ये 4 अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया है। अगर बात करते हैं मास्की, हमने आपको बताया कि मास्की कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। अगर बात करते हैं नेटूर की, तो नेटूर कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगर उदयगोलन की बात करते हैं तो इस उदयगोलन में भी अशोक का नाम अशोक ही दिया गया है। और जो गुर्जरा है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है। नेटूर कहाँ है? कर्नाटक में है। उदयगोलन भी यहीं पर है। इसके बाद में गुर्जरा कहाँ है? तो गुर्जरा है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में एक है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थापित है। कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में बीजक पहाड़ी में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? बीजक पहाड़ी में स्थापित है। अब बात आती है कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है कैप्टन बर्ट, जो कि 1847 में इस भाब्रू शिलालेख की खोज की। कब की? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इस भाब्रू शिलालेख की खोज किया। अब यहाँ पर जानकारी हमें किस चीज की मिलती है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि जानकारी कौन कौन सी मिलती है यहाँ पर। तो जानकारी मिलती है जो बौद्ध धर्म के 7 बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है। कहाँ पर? भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण 7 ग्रंथ हैं उनका भाब्रू शिलालेख में उल्लेख किया गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में यहाँ पर यहीं पर मतलब कि भाब्रू शिलालेख में ही, जो कि राजस्थान के जयपुर के बीजक पहाड़ी में स्थापित है, यहीं पर बुद्ध, संघ और धम्म का भी उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है ना, बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है ना, तो इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इनका उल्लेख भाब्रू शिलालेख में ही किया गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में
इसमें और क्या जानकारी मिलती है, इसमें ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में यहीं पर अशोक की दो उपाधियां मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, वो उपाधियां हैं मगधाधिराज और देवानामप्रिय। कौन सी हैं, मगधाधिराज और देवानामप्रिय। ये उपाधियां कहाँ पर मिलती हैं, तो ये भी भाब्रू शिलालेख में ही ये उपाधियां मिलती हैं। राइट हो गया, क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद में बात आती है क्या, अहरौरा शिलालेख की। जो छठवां शिलालेख है वो अहरौरा है। अहरौरा से हम ये कहाँ, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कहाँ पर स्थापित है। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित है। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक की 256 रातें धम्म यात्रा पर गुजारने का जिक्र किया गया। कहाँ पर, अहरौरा में। देखिए आपको ये समझने की कोशिश करना है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लघु शिलालेख पढ़ रहे हैं। अगर हम दीर्घ शिलालेख की बात करते हैं तो अशोक की धर्म यात्राएं कौन से दीर्घ शिलालेख में दी गई हैं, अभी हमने कल बताया है, आज भी आपसे डिस्कशन किया है। तो जो 8वां शिलालेख है, 8वें नंबर पे जो बात खोदी गई है, तो वो कौन सी है, अशोक की धर्म यात्रा से संबंधित बातें हैं। तो अगर दीर्घ शिलालेख की पूछता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्वेश्चन, कि अगर दीर्घ शिलालेख पूछता है तो 8वां। वहीं पर अगर एग्जैक्ट कोई नाम पूछता है कि कौन से अशोक के कौन से लघु शिलालेख में अशोक को धम्म यात्रा यानी 256 रातें बिताने की बात करता है, तो वो कौन सा है, वो अहरौरा शिलालेख है। कहाँ पर स्थापित है, तो ये मिर्जापुर में स्थापित है। अब मिर्जापुर कहाँ है, तो ये यूपी में है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आता है 7वें नंबर पर, क्या आता है, 7वें नंबर पर आता है पनगुड़रिया। कौन सा है, पनगुड़रिया आता है। ये कहाँ स्थापित है, तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थापित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। किस जिले में पूछता है अगर, तो कौन सा जिला है, तो वो सीहोर जिला है। अब यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ से जानकारी क्या मिलती है, तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। क्या कहा गया है, महाराज कुमार के नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अन्य अभिलेख भी हैं। अगर बात आती है, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के बाहर अशोक के कितने शिलालेख पाए गए हैं, या लघु शिलालेख कितने पाए गए हैं, तो वो मुख्य रूप से कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है सर-ए-पुना, दूसरा है लगमान, और तीसरा कौन सा है, तक्षशिला। कौन सा है, सर-ए-पुना, दूसरा है लगमान, और तीसरा कौन सा है, तक्षशिला। ये कहाँ पर स्थित है, ये भारतीय भूभाग के बाहर स्थित है। भारतीय भूभाग मीन्स ये तीनों जो शिलालेख हैं ये पाकिस्तान में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में एक बार फिर से आपको रिवीजन कराते हैं कि मुख्य रूप से 4 शिलालेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो कौन कौन से हैं, गुर्जरा, मास्की, उदयगुलन और नेटूर। ये 4 अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक ही पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है, भाब्रू शिलालेख में। तो भाब्रू शिलालेख में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख दिया गया है। कहाँ पर, भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख कहाँ स्थापित है, तो ये राजस्थान के जयपुर की बीजक पहाड़ी में स्थापित है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, बुद्ध धम्म संघ की बात कहाँ कही गई है, तो भाब्रू शिलालेख में कही गई है। अब इसके बाद में लास्ट में कौन सी बात आती है कि इसी में जानकारी मिलती है, किसमें, भाब्रू शिलालेख में ही जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था। क्लियर हुआ। अब अहरौरा की बात आती है। नेक्स्ट जो शिलालेख है अहरौरा में क्या बात आती है कि अहरौरा में बात मिलती है कि पहली चीज तो ये यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थापित है। और इसके बाद में इसमें जो है अशोक ने 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई थी, इस बारे में जिक्र मिलता है। कहाँ पर, अहरौरा शिलालेख में। इसके बाद में कौन सा आता है, पनगुड़रिया आता है।
जो कि कहाँ स्थापित है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थापित है। अब इसके बाद में इसकी जानकारी क्या मिलती है, तो जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पर अशोक का नाम अशोक से संबोधित नहीं किया गया है, बल्कि किससे संबोधित किया गया है, महाराज कुमार के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में 3 ऐसे शिलालेख हैं जो कि भारत की भूभाग से बाहर हैं। कौन कौन से हैं, सरेकुना है, तक्षशिला है और तीसरा क्या है, लघुमान। ये 3 शिलालेख हैं जो भारत के भूभाग से बाहर हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में ये हमने क्या कंप्लीट कर लिए, ये अशोक के जो हम शिलालेख थे उनको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, कौन, लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, ये हमने कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप पुनः जब इन वीडियोस को, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीजें फैक्ट वाइज क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अब इसके बाद में स्टार्ट क्या करते हैं, स्तंभ लेख अब स्टार्ट होते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो स्तंभ लेखों को भी हमने कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा था, 2 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से थे, एक वृहत स्तंभ लेख और दूसरा क्या है, लघु स्तंभ लेख। ठीक है, अब अभी हम बात करेंगे आपसे, पहले चर्चा करेंगे क्या, वृहत स्तंभ लेखों के बारे में, देन हम लघु स्तंभ लेखों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज, जो अशोक के वृहत स्तंभ थे वो 6 जगहों से प्राप्त हुए, 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है ना कि जो वृहत स्तंभ लेख हैं अशोक के, वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और वो 6 स्थानों से जो अभिलेख स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो है 7 बातें अंकित हैं। कितनी बातें अंकित हैं, 7 बातें अंकित हैं। अब आप कंपैरिजन करके पढ़िए कि जो दीर्घ शिलालेख थे, हमने उसमें आपको क्या बताया था कि अशोक के दीर्घ शिलालेखों में कितनी बातों का अंकन किया गया है, तो उसमें 14 बातों का अंकन किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अशोक के वृहत स्तंभ लेख में कितनी बातों का वर्णन किया गया है, तो 7 बातों का वर्णन किया गया है। ये कितनी जगह से मिले, ये 6 स्थानों से मिले हैं और वो कितनी जगह से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद में ये कहाँ कितनी स्थानों से मिले हैं, 6 स्थानों से मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से 7 बातें अंकित हैं। तो ये 7 बातें जितनी जितनी जगह से मिले हुए हैं, तो क्या सभी में अंकित हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो 7 बातें हैं वो हमें एक स्तंभ लेख प्राप्त होता है जिसमें 7 बातें एक साथ अंकित हैं। बाकी के जो अन्य जगहों से हमें स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं तो उनमें 7 बातें एक जगह नहीं है। किसी में दूसरी बात दी गई है, किसी में तीसरी बात दी गई है, किसी में दूसरी चौथी बात दी गई है, इस तरह से दी गई है। लेकिन एकमात्र स्तंभ लेख कौन सा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ऐसा है जहां पर ये 7 बातें एक साथ दी गई हैं। समझ में आया क्या है कि ये जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ऐसा है कि इस दिल्ली टोपरा स्तंभ में 7 बातें एक साथ दी गई हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको भीमसेन की लाट के नाम से भी जानते हैं। किसको, दिल्ली टोपरा को। दिल्ली टोपरा को अदर किस नाम से जानते हैं, तो इसको भीमसेन की लाट के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्तंभ लेख है कौन सा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये कहाँ पर स्थापित था, तो ये पंजाब में स्थापित था। जब दिल्ली सल्तनत काल का एक शासक फिरोज शाह तुगलक आया और उसने देखा कि ये एक स्तंभ लेख है, बहुत ही पुराना है, तो इसने क्या किया कि यहाँ से पंजाब से इस स्तंभ लेख को निकलवा कर इसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित कर दिया। किसको, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। क्लियर हुआ। तो इसी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख में ही जो बौद्ध धर्म की 7 बातें वृहत स्तंभ लेख में जो आती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी स्तंभ लेख में 7 बातें अंकित हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, इन्हीं में से पहला है दिल्ली टोपरा, दूसरा कौन सा है, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ ये भी कहाँ है, ये भी पंजाब में ही था।
इसको भी दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से हटवा करके दिल्ली में स्थापित कर दिया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित कर दिया। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा कौन सा आता है? तीसरा है लौरिया नंदनगढ़, चौथा क्या है? लौरिया अरराज और पांचवा क्या है? रामपुरवा। तीसरा कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़, चौथा क्या है? लौरिया अरराज, पांचवा क्या है? रामपुरवा और छठा क्या है? प्रयाग स्तंभ। छठवां क्या है? प्रयाग स्तंभ। ये जो रामपुरवा है, ये रामपुरवा ये जो है किसमें आता है? ये लघु स्तंभ लेख भी है। मतलब कि ये जो रामपुरवा से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं तो दो तरीके के प्राप्त हुए हैं, इसमें वृहत स्तंभ लेख भी है और लघु स्तंभ लेख भी है। क्लियर हो रहा है ना? वृहत स्तंभ लेख भी है और लघु स्तंभ लेख भी है। और दूसरी चीज क्या है कि एक में लेख खुदा हुआ है और एक में लेख नहीं खुदा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से रामपुरवा में जो है दो तरीके के हैं। एक में जो दो मिले हुए हैं तो एक स्तंभ लेख में शेर अंकित है और दूसरे में क्या अंकित है? दूसरे में वृषभ का अंकन दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने आपको क्या बोला है? 6 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं, तो ये 6 स्थानों के नाम दिए गए हैं। क्लियर है? 6 स्थानों के नाम दिए गए हैं। वहीं पर ये रामपुरवा में जो है, रामपुरवा में 2 स्तंभ लेख मिले हैं, एक लिखा हुआ और एक गैर लिखा हुआ। तो एक लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है जिसमें जिस स्तंभ लेख में लेखन कार्य किया गया है तो उसमें किसका अंकन किया गया है? वृषभ का अंकन किया गया है। और जो लिखा हुआ नहीं है तो उसमें किसका अंकन किया गया है? तो उसमें शेर का अंकन किया गया है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन एग्जामिनर जब बनाता है तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई क्लियर ही नहीं करता है कि रामपुरवा में 2 स्तंभ लेख हैं, दो जो स्तंभ लेख हैं तो उसमें अलग अलग पशुओं का अंकन है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और इसके बारे में कोई आपसे डिस्कशन भी नहीं करता है और आप भी बस पढ़ते चले जाते हैं। आप सिर्फ पढ़ते हैं, या तो आप वृषभ का अंकन पढ़ते हैं या तो आप सिंह का अंकन पढ़ते हैं। तो जो आप पढ़ते हैं हो सकता है शायद वो ऑप्शन में नहीं होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर पूछता है कि रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, उन 2 स्तंभ लेखों में जो एक लिखित है एक अलिखित है, बिना लेख का प्राप्त हुआ है, तो जो बिना लेख का मिला है उसमें कौन से पशु का अंकन है? तो उसमें वृषभ का अंकन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इसके बाद में क्या है? छठवां कौन सा है? छठवां प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है, तो ये जो है 6 स्थानों से जो वृहत स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं तो वो इस तरीके से हैं स्थानों के नाम। अब हम जानेंगे क्या कि इन्हीं स्तंभ लेखों पर 7 बातें अंकित हैं। वो 7 बातें कौन कौन सी हैं ये आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो हम अब जानेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी बातों को लिखा गया है या कौन कौन सी बातों का अंकन किया गया है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि पहली चीज अशोक ने कहा है किसमें? वृहत स्तंभ लेख में। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना है कि कौन सी बात दीर्घ शिलालेख में कही गई है या कौन सी बात वृहत स्तंभ लेख में कही गई है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आप पढ़े होते हैं दीर्घ शिलालेख और बल्कि वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ रहा है वृहत स्तंभ लेख की बात, और उसमें ऑप्शन भी वही देता है, दीर्घ शिलालेख वाला भी देता है और वृहत शिलालेख वाला भी देता है, इस वृहत स्तंभ लेख वाला भी देता है ऑप्शन। लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और आया हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। तो आपको ये चीज बहुत समझ करके चलना है, बहुत क्लियर कट रखना है कि बहुत सारी चीजें दीर्घ शिलालेख से और स्तंभ लेख से मैच करती हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके और समय के साथ अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा।
और क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि वो स्तंभ लेख पूछ रहा है कि दीर्घ शिलालेख पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, पहली बात कौन सी अंकित है, अशोक क्या कहता है कि अशोक कहता है किसमें, वृहत स्तंभ लेख में, कि धर्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार प्रजा को सुख प्रदान करना। क्या है, धर्म के अनुसार शासन करना और धर्म के अनुसार ही प्रजा को सुख प्रदान करना और धर्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करना। क्लियर हुआ? पहली बात उसने क्या कहा है कि धर्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार ही प्रजा को सुख प्रदान करना और धर्म के अनुसार क्या करना, साम्राज्य की रक्षा करना। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में अशोक ने क्वेश्चन भी किया है और इसी दूसरे वृहत स्तंभ लेख में अशोक ने इसी क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। दूसरे और सातवें वृहत स्तंभ लेख में अशोक ने क्या किया है, आंसर दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है किंचु धम्मे, क्या पूछता है, किंचु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। क्या पूछता है कि धर्म क्या है। इसी उसमें अशोक ने जवाब देते हुए क्या कहा है कि अल्प पाप मतलब बहुत ज्यादा पाप नहीं करना, इसके बाद में अत्यधिक कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी कार्य करना, इसके बाद में दया की भाव रखना लोगों के प्रति, इसके बाद में क्या, दान करना, दान वगैरह करना और क्या करना, सत्यवादिता मतलब सत्य बोलना, इसके बाद में पवित्रता यानी कि मन से व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, फिर इसके बाद में साधुता, मन मतलब आपका बहुत कोमल होना चाहिए, इसके बाद में क्या है, मृदुता। ये क्या है, इनको अशोक ने क्या कहा है, इनको धम्म कहा है कि यही धम्म है। क्या है, किंचु धम्मे, क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने किस वृहत स्तंभ लेख में क्वेश्चन भी किया है और आंसर भी खुद को ही दिया है, तो वो कौन सा है, दूसरा वृहत स्तंभ लेख है। क्या पूछा है, किंचु धम्मे, धम्म क्या है, इसी के प्रत्युत्तर में अशोक ने कहा है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता और मृदुता। ठीक है, संस्कृत में है अपासीने बहुकयाने दया दाने अपासीने बहुकयाने दया दाने माधवे साधवे चा, इस तरह से आंसर दिया गया है। तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताया है, आपको समझाने के लिए और आपकी समझ और ज्यादा बढ़े और बहुत आसानी से आप समझ सकें, इसलिए हमने आपको हिंदी में बताया। अदरवाइज संस्कृत में है कि अपासीनवे बहुकयाने दया दाने माधवे साधवे चा, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, बुक्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में ये रही दूसरे वृहत स्तंभ लेख की बात। तीसरा क्या है, तो तीसरा आता है कि 5 प्रकार के पापों के बारे में दिया गया है कि पाप कौन कौन से, कितने प्रकार के पाप होते हैं। अशोक ने बताया है कि पाप करने का जो तरीका है वो 5 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं मतलब चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, माने, ईर्ष्या। क्या है, चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, माने, ईर्ष्या। ठीक है, ये क्या है, ये 5 प्रकार के पाप हैं। चंडिये मतलब चंडी का रूप मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना है ना, इस तरीके से। निठुलिये मतलब कोई बात किसी को बताना तो बोला नहीं जाता है, निष्ठुर है, समझ में नहीं आता है कुछ, इस तरीके से। तो निठुलिये, क्रोधे मतलब क्रोध आना, ये भी क्या है, पाप है। माने मतलब किसी को सम्मान न करना, किसी को हर समय बेइज्जत इंसल्ट करते रहना, ये क्या है, ये भी एक तरीके का पाप है। ईर्ष्या मतलब दूसरे की प्रोग्रेस से आपको ईर्ष्या होना, जलन होना, ये क्या है, ये 5 प्रकार के पाप हैं जो कि व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। किसके अनुसार, अशोक के अनुसार, अशोक के वृहत स्तंभ लेखों के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद में चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर न्याय तथा दंड देने के लिए अशोक ने रज्जुकों को
नियुक्त किया था न्याय देने के लिए, ठीक है, न्याय देने के लिए, और दंड उसी के अनुसार किसने किस तरीके का उसका जो पाप किया है या गलत काम किया है उसके अनुसार दंड देना किसको, ये किसके हाथों में दे दिया था, ये रज्जुकों के हाथों में ये अधिकार दे दिया था, किसने, अशोक ने, ठीक है। 5वें नंबर पर बृहत स्तंभ लेख में क्या किया है, जीव हत्या निषेध, क्या किया है, जीव हत्या निषेध किया है, जीव हत्या पर रोक लगाया है। दीर्घ शिलालेख में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दीर्घ शिलालेख में हमने क्या बताया था, जीव हत्या पर निषेध किसमें लगाया था, तो वो पहला शिलालेख था जिसमें कि जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं अगर बृहत स्तंभ की बात पूछता है तो वो किस नंबर पर है, तो वो 5वें नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद में आता है 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर बात क्या करता है कि सभी संप्रदायों का सम्मान करें। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, बृहत स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं। अगर शिलालेख की बात करते हैं तो शिलालेख में क्या है कि किस शिलालेख में अशोक ने के अंदर धार्मिक सहिष्णुता की को दर्शाया, तो वो कौन सा है, तो वो है 7वां और 12वां शिलालेख जिसमें अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है। क्लियर है। तो अगर इसमें बृहत स्तंभ लेख में पूछता है तो बृहत स्तंभ लेख में कौन सा है, वो 6वां नंबर पर है जो कि धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, ठीक है। अब इसके बाद में 7वां क्या है, तो 7वां है लोक कल्याणकारी कार्य करें। जनता के लिए लोक कल्याण की कार्य करने चाहिए। वो कौन कौन से है, जैसे कुआं खुदवाना, सड़कें बनवाना, सरायों का निर्माण कराना और वृक्ष लगवाना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। जैसे आज के टाइम पर आप अगर देखें, प्रेजेंट टाइम पर देखें तो लोक कल्याणी कार्य क्या है, यही जैसे वृद्धा पेंशन देना, ये राशन वगैरह बांटना, मतलब कि जो डीपीएसपी हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया दिए गए हैं, तो ये लोक कल्याणी कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज के टाइम पर भी लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से अशोक के समय में भी इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाता था। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता के मध्य संबंध स्थापित किया, और ये सारी चीजें इनकी पॉलिसीज क्या हैं, स्तंभ लेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया, ठीक है। तो ये थे बच्चों क्या, अशोक के बृहत स्तंभ लेख। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जो मौर्य साम्राज्य के जाने के स्रोत हैं तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो साहित्यिक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिया, और लगभग स्तंभ लेख भी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। अभिलेख भी आधे हो चुके हैं। आज हमने बृहत स्तंभ लेख को कंप्लीट किया। आने वाले लेक्चर में हम लघु स्तंभ लेखों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भी मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सम्राट हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, बिंदुसार हैं, फिर अशोक हैं, ऐसे एक एक करके फिर उनके शासन प्रशासन के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में, उनकी स्थापत्य के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे समय के रहते, ठीक है। तो बच्चों आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, ठीक है, और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर करेंगे कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को विराम देना चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।